नमस्कार प्यारे साथियों। अर्था स्कॉलर पे आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग पीवाईक्यू सीरीज को स्टार्ट किए हैं, जहां मैंने बोला है कि मैं आपको 2000 प्लस क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा। ठीक है। तो अब तक 9 क्लासेस हमारी इस सीरीज पे हो चुकी हैं। आज हमारा डे 10 है। तो जहां पे कल यानी अंतिम क्लास हमने समाप्त किया था, वहीं से आज इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं, अपने पीवाईक्यू को कर रहे हैं। इस पीवाईक्यू को करने के बाद लेटेस्ट पैटर्न पे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ऐसे ऐसे बच्चे जो यूजीसी नेट का इस बार का पेपर देने जा रहे हैं, ये पूरी सीरीज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मायनों में इंपॉर्टेंट है कि एक तो वो सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे, और पीवाईक्यू के साथ साथ मैं कुछ कॉन्सेप्ट भी आपके साथ डिस्कस करता हूं, तो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। जो सिवर शॉर्ट टॉपिक है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखेंगे कि तो सिवर शॉर्ट टॉपिक अभी चल रहा है, सुपर सिवर टॉपिक जो हमने पढ़ाया है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो इस पीवाईक्यू को करने का आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। जो मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक है वो भी आप यहाँ से इसको देख करके समझ जाएंगे कि कौन टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है। तो आइए बिना देरी किए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कल यानी अंतिम क्लास में हमने अपना क्लास यहीं पे समाप्त किया था। आज इस क्लास को पुनः यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, तो सवाल क्या कह रहा है कि अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मार्केट फर्स्ट इज टू। ठीक है। मार्केट सेकंड में क्या है, फर्स्ट है। अच्छा ठीक है, आसान सवाल है। सवाल बेसिकली क्या कह रहा है, तो सवाल कह रहा है कि दो मार्केट है। ठीक है। एक हमारा मार्केट कौन सा है, एक मार्केट हमारा है, ये मार्केट फर्स्ट मान लेते हैं। फर्स्ट मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये 2 है, यानी ये क्या है, हाईली इलास्टिक है। ये क्या है, हाईली इलास्टिक है। मार्केट 2 में क्या सीन है, मार्केट 2 में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितना है, 1 है, यानी इसके कंपेयर में ये क्या है, लो इलास्टिक है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि देन द प्राइस बिहेवियर ऑफ द मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट कहाँ पे ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, कहाँ पे कम प्राइस चार्ज करेगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जितना कर्व हमारा इलास्टिक होता है, मोनोपोली पावर उतना कम होता है। तो यानी यहाँ हाईली इलास्टिक है, तो यहाँ पे प्राइस हायर प्राइस नहीं चार्ज किया जाएगा। यहाँ पे कभी हायर प्राइस नहीं चार्ज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही प्राइस चार्ज करेगा, क्योंकि इलास्टिसिटी इतनी ज्यादा है कि उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, तुरंत खत्म हो जाएगी। तो ये नहीं हो सकता। लो इलास्टिक जहां पे है, यहाँ पे हम हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं, तो मोनोपोली क्या करेगा, यहाँ पे अपना प्राइस जो है वो हायर प्राइस चार्ज करेगा। तो सेकेंड मार्केट में क्या होगा, प्राइस ज्यादा चार्ज किया जाएगा, पहले मार्केट में प्राइस कम चार्ज किया जाएगा। तो आइए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। टू चार्ज हायर प्राइस इन मार्केट वन, नहीं, मार्केट वन में कभी हायर प्राइस चार्ज नहीं होगा। टू चार्ज हायर प्राइस इन मार्केट टू, हाँ बिल्कुल, मार्केट टू में क्या होगा, हायर प्राइस चार्ज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 26 का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है। अब अगर अगर हम अपने अगले सवाल की तरफ चले, विच एमंग द फॉलोइंग एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन correspond टू रॉल्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा, रॉल्सियन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बात कर रहा है। तो देखिए, रॉल्सियन जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी है, ये इस तरीके के इक्विटी की बात करते हैं कि मान लीजिए कोई योजना आती है, कोई स्कीम आती है, तो अगर उसका फायदा जो समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति है, जो सबसे पुअर व्यक्ति है, अगर उसको उस योजना का पूरा पूरा लाभ मिलता है, तो वो माना जाता है सबसे बढ़िया योजना है। तो मैक्सिमम यूटिलिटी किसकी होनी चाहिए, समाज के सबसे नीचे रह रहे व्यक्ति की होनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में रॉल्सियन बात करते हैं। तो क्या है बेसिकली, पहला ऑप्शन कि ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी रिसीव्ड इक्वल अमाउंट, नहीं, ऑल मेंबर के बारे में ये बात नहीं करते हैं। ये बात करते हैं मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ द लीस्ट वेल ऑफ पीपल। हाँ बिल्कुल, जो लीस्ट वेल ऑफ पीपल है उनको मैक्सिमम यूटिलिटी मिलनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये इसका एकदम सही जवाब है। अब अगर अगले सवाल की बात करें कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स रिक्वायर, क्या क्या ऑप्शन है, प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर टू बी प्राइस टेकर, हाँ बिल्कुल प्राइस टेकर होने चाहिए। बहुत रिपीटेड है ये सवाल। आप फंडामेंटल थ्योरम फर्स्ट और सेकंड दोनों जरूर पढ़ के जाइएगा, खासकर पेरेटो ऑप्टिमलिटी के सारे कंडीशन।
सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि द इकोनॉमी ऑपरेट एट सम पॉइंट ऑन द यूटिलिटी पॉसिबिलिटी का, बिल्कुल यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर पे ही करते हैं। दैट देयर बी एन इफिशिएंट मार्केट ऑफ एवरी मार्केट एवरी कमोडिटी, ठीक है, ये ऑल द अबव इसका क्या होगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप जा करके श्योर शॉर्ट टॉपिक में मैंने ही पढ़ाया है वहां पे, तो आप जा करके श्योर शॉर्ट टॉपिक के उन वीडियोस को देख लें। आप देख रहे हैं कि जो जो वीडियो वहां पे डाली गई हैं, जो जहां से सबसे ज्यादा सवाल रिपीट हो रहे हैं, जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल रिपीट हो रहे हैं, हमने श्योर शॉर्ट टॉपिक में उन्हीं वीडियोस को डाला है। तो आप जा करके जरूर उस वीडियो को देखें और जितनी अपकमिंग वीडियोस वहां से आती हैं उसको जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्या कह रहा है भाई साहब, ये कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेंशन पाथ ऑफ अ फंड। ऑप्शन क्या कह रहा है, इट शोज द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। द इनपुट प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो सबसे पहले आप बताइए कि एक्सपेंशन पाथ आपको पता है कि नहीं पता है, ठीक है। अगर एक्सपेंशन पाथ ही आपको नहीं पता है तो फिर इस सवाल को आप कर नहीं सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये सवाल है। अच्छा ठीक है, मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। एक्सपेंशन पाथ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन पाथ बेसिकली शो क्या करता है, ये ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट शो करता है, जहां पे हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट होता है वो मैक्सिमम होता है, प्राइस कांस्टेंट रहती है, इस चीज के बारे में बात करता है। किस तरीके से बनता है ये, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को दिखाता है। मान लेते हैं ये हमारा लेबर है, ये कैपिटल है, ठीक है, ये हमारा आइसो रेवेन्यू कर्व है, ये हमारा आइसो क्वांट कर्व है, ये हमारा आई क्यू है। वन, फिर एक बना देते हैं ऐसे ही, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा आई क्यू टू है, ठीक है, ये हमारा आई क्यू थ्री है। तो एक्सपेंशन कर्व क्या होता है, यही लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को दिखाता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सपेंशन पाथ है, ये हमारा एक्सपेंशन पाथ है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, ये जो हमारा एमपीएल होता है, एमपीएल अपान एमपी के इन पॉइंटों पे, ये इसके इक्वल होता है। सारी चीजें शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक में पढ़ाई गई है, लेकिन मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंशन पाथ होता है। तो सवाल क्या कह रहा है कि इट शोज द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, ये भी ठीक है। और द इनपुट प्राइस रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल इनपुट प्राइस जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी इसका दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी बेहतरीन जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी एमआरटी बिटवीन टू गुड्स एक्स एंड वाई इज डिफाइंड, किस तरीके से इसको डिफाइंड किया जा सकता है, ठीक है। आई थिंक इसके ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ये किसके इक्वल होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि ये पुराना प्रिंट है इसलिए क्लियर विजुअल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बढ़िया जवाब हो जाएगा। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते होंगे कि क्या होता है, ये क्या होता है, ये बेसिकली बताता है कि हाउ मच ऑफ गुड वाई मस्ट बी सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स, कि वाई में प्रोडक्शन करने के लिए एक्स के कितने गुड्स को, सॉरी, एक्स के प्रोडक्शन करने के लिए हमें वाई के कितने गुड्स को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये बेसिकली हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। तो ये आपको पता होगा, तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट शेयर इन इंडियन एक्सटर्नल डेब्ट एट द एंड ऑफ द मार्च 2015 के बारे में बात कर रहा है। लेकिन आपको 2025 का देख के जाना है कि एक्सटर्नल डेब्ट में कौन सा डेब्ट सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो फिलहाल कमर्शियल बोरोइंग ही है, लेकिन आप एक बार जरूर इसको देख के जाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 32, ये विजुअल होगा। इस सवाल को एक बार जरा बनाने का प्रयास करें। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये मैथ द कॉलम करना है, अच्छा मैथ द कॉलम करना है तब आप बना ले जाएंगे। तो पहला है एनआरईपी,
नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है ये कब आया है? ये 1983 में आया है। ये बहुत फेमस है, ये तो सबको पता ही होता है। तो ये हमें पता चल गया। दूसरा जो है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना कब आया है? ये 2001 में आया है। देखिए, योजना से रिलेटेड हर पेपर में सवाल पूछे जाएंगे, तो आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पेपर में बैठने से पहले आप जो भी हमारे 20-25 सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, खासकर भी 2014 के बाद वाले पूछे जा रहे हैं, तो सारे स्कीम्स आपको पता होने चाहिए। आयुष्मान योजना से लगा करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो जो है, वो उसका आप एक लिस्ट बना करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। और क्या पूछा है? फूड वर्क प्रोग्राम। फूड वर्क प्रोग्राम कब आया है? ये बेसिकली 2015 में आया है। ठीक है। और जो आपका रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, ये कब आया है? आई थिंक ये शायद 2001 में आया है। हाँ, ये 2001 में शायद आया है। हाँ, ये 2001 में आया है। ये जो है सुकन्या समृद्धि योजना, ये जो है वो 1980 के टाइम पीरियड में आया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक हमें पता है अगर कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है वो 1983 में आया है, तो हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। यानी डी का अगर थर्ड हमें पता चल जाएगा, तो हम क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो कर ले जाते हैं। मैथ द कॉलम में बेसिकली यही फायदा आपको मिलता है कि अगर आपको दो ऑप्शन क्लियर है, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप उन सवालों को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। अच्छा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बात की जा रही है। तो कितने लोग हैं जिनको इस बीमा के बारे में पता है? नहीं पता है तो पहले इस बीमा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि अगर भविष्य में कहीं यहाँ से सवाल बने तो आप इन सवालों को बना के जरूर आए। ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के बारे में, अगर स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बात करें, तो इसको लॉन्च कब किया गया है, यह कुछ बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए। इसको लॉन्च किया गया है 1 अप्रैल, कब? 2008 में इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। जिसको अभी फिलहाल किसमें मर्ज कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। ठीक है। इसका काम क्या था? इसका काम था हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। ठीक है। किसको? जो बीपीएल वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, उनके लिए बेसिकली ये आया था। ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गए। हाँ, इसमें जो पैसा पे किया जाता है वो कितना किया जाता है? 75% जो है वो बाई सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। और 25% जो इसकी फंडिंग होती है वो कौन करता है? वो बाई स्टेट गवर्नमेंट होता है। ठीक है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लार्जली पे करता है इसमें। ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। बाद में इसकी जगह क्या आया है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आया है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब सवाल क्या कह रहा है कि अंडर द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तो एक तो 85 और 15 दिया है, तो ये डेटा गलत है। इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जम्मू कश्मीर। अच्छा, ठीक है। कह रहा है कि जो नॉर्थ स्टेट है और जो जम्मू कश्मीर है, वहां पे ये 90:10 का रेशियो चलता था। 90 और 10 का रेशियो चलता था। बेसिकली ये क्या थे? हमारे स्पेशल स्टेटस थे, स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट थे, इसलिए यहाँ ऐसा चलता था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही जवाब होगा। तो इसमें कुछ चेंज किया गया है, क्योंकि अब ये रहा नहीं, इसको जन आरोग्य स्कीम में मर्ज कर दिया गया है। तो अभी ये हमारे आने वाले एग्जाम के लिए उतना जरूरी नहीं है। अगले सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर 34।
द आइडिया ऑफ इंडिकेटिव प्लानिंग वाज फर्स्ट अडॉप्टेड इन विच 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। तो आपको सारे 5 ईयर प्लान का जो सबसे मेन मोटिव रहा है, ऑब्जेक्टिव रहा है, जिस पे केंद्रित रहा है वो 5 ईयर प्लान, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए था, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर फिफ्थ ईयर प्लान गरीबी हटाओ पे था, तो आपको 25 प्रोग्राम जो भी था, 20 पॉइंट प्रोग्राम, वो पता होना चाहिए कि वो किस 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था। जैसे यहाँ बात किया गया था आइडिया ऑफ इंडिकेटिव प्लानिंग, इस 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट किया गया। इंडिकेटिव प्लानिंग जो है वो 8th 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट किया गया। तो आपको जितने हमारे 12 12 5 ईयर प्लान आए हैं, इन 12 5 ईयर प्लान को एक बार जरूर देख के जाएं। यहाँ से भी सवाल बनते हैं, आप देख रहे हैं। अगला सवाल है कि गिवन द फॉलोइंग फंक्शन Q इज इक्वल टू 20/P, आपको क्या करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना है, वुड बी यूनिटी, की कहाँ पे यूनिटी हो। ठीक है, आइए इस सवाल को भी कर लेते हैं। तो देखिए सवाल में क्या बोला गया है। सवाल में बोला गया कि हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, किसा फंक्शन है, क्यू की वैल्यू दी गई है। क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, एक बार देख लेते हैं। 20/P दिया गया है। क्यू की वैल्यू दिया गया है, 20/P दिया गया है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आपको पता होगा, डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, यही होता है। ठीक है, यही होता है। तो अगर हम यहाँ करें डेल क्यू बाई डेल पी अगर करें, तो पहली बात क्यू को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्यू को ऐसे लिख सकते हैं ना, 20 p की पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस क्यू को डिफरेंशिएट करें p के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा हमारा -20, p की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, तो -20, p की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इंटू p का p भी रहेगा। q की वैल्यू कितनी दे के रखी है, q की वैल्यू रखी है 20, p की पावर -1 दे के रखा है। अब हमारा ये 20 से 20 जाएगा। ठीक है, और इसको हम काटेंगे बेसिकली, तो एक से तो एक ये चला जाएगा, और इसको हम काटेंगे। अगर मान लीजिए इस p को हम नीचे बुला लें, तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, -20 p की पावर -2 है, इंटू p की जगह 1/20 p की पावर -2 लिख सकते हैं। ये कट जाएगा, तो इसका साइन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। यानी सभी इसके पॉइंट पे क्या होगा, हमारा यूनिटरी इलास्टिसिटी होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कि 25/10, ये ऑल द अबव इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल क्या होगा हमारा, अगला सवाल हमारा होगा कि द बेसिक रेशनल ऑफ द थ्योरी ऑफ बिग पुश इज बेस्ड अपॉन द आइडिया। अच्छा, बिग पुश थ्योरी जो है वो एक्सटर्नल इकोनॉमी पे बेस है। बहुत ही आसान सवाल है ये, आप इन सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल जो है वो है क्लासिकल डाइकोटोमी से। क्लासिकल डाइकोटोमी किस चीज के बारे में बात करता है, ये बेसिकली मनी न्यूट्रलिटी के बारे में बात करता है। ये मनी न्यूट्रलिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, मनी न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है, यहाँ मनी न्यूट्रलिटी का मतलब है बेसिकली कि जो सप्लाई ऑफ मनी है, या मनी का रोल जो है वो नॉमिनल, उसका क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है, इम्पैक्ट रहता है। रियल सेक्टर पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देयर आर टू सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, नेमली एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। नहीं, ये नहीं। इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इज नॉट ऑन द रियल वेरिएबल, बिल्कुल रियल वेरिएबल पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, नॉमिनल वेरिएबल पे बस इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, तो परंपरागत कृषि विकास योजना कब आया है, ये आया है 2015 में। ठीक है, अच्छा यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ये आया कब है, 2015 में आया है। किसके लिए आया है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए आया है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए आया है। ठीक है, तो ये बेसिकली आया कब है, ये आपको पता होना चाहिए। किसके अंडर में इसको लाया गया है, नामसा के अंडर में
परंपरागत कृषि योजना आया है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके अंडर में ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये बेसिक सवाल है। अगला है हमारे बजट से है 2016-17, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो आप करंट डेटा का जरूर देखिए जाए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो पूछ रहा है कि आरबीआई कैन प्रिंट नोट, तो कितने वैल्यू तक आरबीआई प्रिंट कर सकता है नोट? 25,000, 5,000, 10,000 या 1,000? तो 1,000 तो होगा नहीं, आप देख रहे हैं 2,000 का तो भी प्रचलन में चल ही रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आरबीआई जो है वो 10,000 रुपए तक के करेंसी को क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। आपके लिए एक सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये सिंबल है, ये सिंबल किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, दूसरा आपको बताना है, ये जो रुपया आया है, ये रुपया किस राजा ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये आपके, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप जरूर इस सवाल का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है द सेविंग फंक्शन यूज्ड इन द नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल इज। अच्छा ठीक है, सेविंग फंक्शन जो नियो क्लासिकल में यूज किया गया है, वो प्रोपोर्शनल सेविंग फंक्शन यूज किया गया है। इसके बारे में भी शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक में बात हुई है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमने वहां पे क्लासिकल, केन्स, नियो क्लासिकल सभी के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट वाज नॉट एसोसिएटेड विद द डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, कौन नहीं है? तो इस सवाल का जवाब आपको बताना है। तो आई थिंक मृदल नहीं है इसमें। हाँ, डी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 42 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो क्या है, लिविंगस्टन इन द क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी से ये सवाल है। पॉपुलेशन को किस तरीके से ट्रीट किया गया है? तो लिविंगस्टन ने माना है कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है वो किसका काम करती है, वो इनकम डिप्रेसिंग का काम करती है। इसीलिए भारत में पर कैपिटा इनकम जो है, पॉपुलेशन बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, नीचे जाता है। तो ये इनकम डिप्रेसिंग का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, एकदम सही जवाब। अगला है इन द हेरोड डॉमर इक्वेशन जी इक्वल टू एस बाई वी। अच्छा, वी क्या है? तो वी क्या है, वी हमारा जो है वो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में बात करता है, जो वी है यहाँ पे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 44। अब अगर अगले सवाल की बात करें तो उसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। अब इस सवाल का जवाब आप देने का प्रयास करें। सवाल क्या कह रहा है कि सेंट्रल प्रॉब्लम इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस बाय विच अ कम्युनिटी which was previously saving 4 to 5% or less of its international, ठीक है, convert itself into an economy where voluntary saving is running about 12 to 15% of national income, ठीक है। Who among the following economies इकोनॉमिस्ट आर एट्रीब्यूट विद दिस व्यू? नक्स का सेविंग से कोई लेना देना नहीं है। रोडान की बुक वीक पुश थ्योरी है। गुनार मृदाल जो है वो कैजुअल की बात करते हैं, ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्वेश्चन नंबर 45 का। लुइस ने इस चीज के बारे में बात की है। अगला सवाल ध्यान से देखते हैं कि विच, अच्छा, फॉर द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज इन 1950s विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो पहला है कि इट रिजल्टेड इन ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट। ठीक है, इट ट्रीटेड डेवलपमेंट एज ए नेचुरल प्रोसेस। नहीं, डेवलपमेंट जो है वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, पहला स्टेटमेंट बस सही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आसान सवाल है ये। अगला सवाल जो है विच among द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द हैंडमेडन। हैंडमेडन किसको कहा गया है? तो ये हैंडमेडन जो है वो क्रेविसनेस के बारे में बात किया है, तो बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगर अगले सवाल की बात करें कि विच among द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द डिस्क्रिशनरी फिजिकल एक्शन। अच्छा, फिजिकल एक्शन के बारे में बात हो रहा है। द पेमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, अरे नहीं, ये नहीं हो सकता है। पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, नहीं, ये भी नहीं है। द मैनेज चेंज इन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बिल्कुल, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो डिस्क्रिशनरी फिजिकल एक्शन का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें कि अच्छा, ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। क्रॉसिंग ने है जो वो बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में बात किया है, ठीक है। प्रिवियस ने जो है ये डिटरेटिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में बात किया, ये भी ठीक है।
मार्शल ने ऑफर कर्व के बारे में बात किया है। वाल्स ने डंपिंग कंडीशन नहीं, वाल्थर ने जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में बात किया है। तो जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में इन्होंने बात किया है। तो 49 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, यानी ऑप्शन ये यही क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। तो आज के इस क्लास का अंतिम सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम इन द बीओपी इन इंडिया। पहला, एनआरआई डिपॉजिट। एनआरआई डिपॉजिट होता है। रेमिटेंसेस नहीं होता है, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। ठीक है। नहीं सॉरी, ये विच अच्छा क्या पूछा है इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग इनकम इन द बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एक तो एनआरआई जो है, एनआरआई कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। दूसरा है रेमिटेंसेस, विच अमंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो रेमिटेंसेस कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। बीओपी आपको पता होगा, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि एक हमारा करंट अकाउंट होता है इसमें, और एक हमारा कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, एक्सटर्नल बोरोइंग आते हैं, एफडीआई आता है हमारा, एफपीआई आता है, और एनआरआई डिपॉजिट आता है। इधर क्या आता है, इधर आता है हमारा ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम फॉरेन कंट्री के साथ करते हैं। ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, और क्या आता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आते हैं, ये हमारे बीओपी के कंपोनेंट। तो इसको ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। तो आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद इस क्लास को अंतिम तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।